नमस्कार। मैं डॉक्टर जगदीश चौधरी, अध्यक्ष ग्रीन इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट फरीदाबाद और मेंबर वर्ल्ड वाटर काउंसिल फ्रांस। मूल रूप से शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूं, लेकिन साथ के साथ पर्यावरण के बहुत सारे पहलुओं पर पिछले लगभग 7 से 8 सालों से लगा हूं, जिसमें हम लोग तालाब को लेकर और नदियों को लेकर पर्यावरण के बहुत सारे घटक, जैसे हम लोग हरित क्रांति की बात करते हैं, हरित क्रांति लेकिन हम लोगों के पहलू में उस ग्रीनरी को लेकर है जो कि शायद जल को बचाने के लिए है और हरी गर्मी या हरी ऊष्मा को बढ़ाने के लिए, जिससे बारिश अच्छी हो और थोड़ा सा टेम्परेचर में कहीं ना कहीं बहुत गिरावट भी आए, जिससे जीवन जीने जैसे यहाँ पर एक माहौल बन सके। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आप सभी को उसकी बधाई। हम सब लोगों को आज ये समझना होगा कि वास्तव में पर्यावरण है क्या, और उसके बाद इसके अनेक सारे जो पहलू हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है, जिससे एक बेहतर वैसा हम लोग वातावरण और पर्यावरण दोबारा से पा सकें जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं कि जो शायद सकारात्मक है, हर रूप से सबके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए जिसकी वजह से हमें इस पर चर्चा करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जब कुछ चीज़ें सामान्य और बेहतर चलती हैं तो हम उन पर चर्चा नहीं करते। आज शायद सब कुछ सामान्य नहीं बचा है, तभी हम लोगों को इस पर चर्चा करने की ज़रूरत महसूस हुई। सबसे पहले हम लोग समझ लें कि जो प्रकृति है, ये प्रकृति है क्या। क्योंकि प्रकृति शब्द को हम लोग 2 दिशाओं में प्रयोग करते हैं। पहली जो दिशा होती है उसको हम लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ जो भी हमारे इन 5 एलिमेंट से बना है, जो 5 एलिमेंट हम अच्छे से जानते हैं। हम लोग पृथ्वी की बात करते हैं, जिसमें हम लोग वायु की बात करते हैं, अग्नि की बात करते हैं, आकाश की बात करते हैं। इन सब ये 5 एलिमेंट से जो मिलकर बनता है वो सब कुछ हम लोगों का प्रकृति और प्राकृतिक कहलाता है। इसलिए हम लोगों को जब चारों तरफ दिखाई पड़ेगा, कोई मनुष्य दिखाई पड़ता है तो वो भी प्राकृतिक एक क्रिएशन है। हमको कोई पेड़ पौधा दिखाई पड़ता है तो वो भी प्रकृति का एक घटक है। कोई जीव जंतु किसी रूप में दिखाई पड़ता है तो वो भी प्रकृति का एक घटक है। पहाड़, पत्थर, पर्वत, मिट्टी कुछ भी दिखाई पड़े, वो सभी प्रकृति का घटक होते हैं। अब इन सब घटकों से हम लोगों के लिए किस तरह से कल्याणकारी हो सकते हैं और हम इनके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत जानने जैसा है। क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए कि ये जो मनुष्य होता है, ये मनुष्य इनसे कोई अलग चीज़ नहीं है। मनुष्य भी क्योंकि इसी का एक क्रिएशन है, इसका एक क्रिएशन है, तो इसका मतलब यही हुआ कि हम लोगों के अंदर जो फीचर होते हैं, हम लोगों का जो अपना कंस्ट्रक्शन होता है, वो बेसिकली सब इन्हीं के एक प्रोडक्ट के तौर पर हमें दिखाई पड़ता है। जैसे हम लोगों ने कभी इतिहास को जब जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे अधिकतम वैज्ञानिक इस बात पर सहमति देते हैं कि मनुष्य का जीवन की वजह, जितना भी जीवन हम इस पृथ्वी पर देखते हैं, ये सारे जीवन की उत्पत्ति जल से हुई। शायद शुरुआत में कभी इस जल के अंदर एक कोश के जीव बना, उस एक कोश के से बहुकोश के जो मल्टी सेल के बहुत सारे जीव तैयार होते गए, और जब जल के अंदर बहुत सारे जीव तैयार हुए तो शायद उनमें से कुछ बाहर आए तो रेप्टाइल्स के तौर पर दिखाई पड़े, तो वो जल में भी रह पाते थे और बाहर भी चल पाते थे। उसके बाद ऐसे थे जो सिर्फ बाहर ही रहने लगे, फिर कुछ पक्षी बने, उड़ने लगे, और उसके बाद लास्ट की क्रिएशन में हम लोग मनुष्य को मानते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो जल हुआ, जल से हम लोगों ने देखा कि हमारे जीवन की शुरुआत हुई। और ऐसा माना भी जाता है कि आगे की जो दर्शन शास्त्र हैं कि जब मनुष्य का अंत होगा इस प्रकृति का, तब भी हम लोगों को दिखेगा कि जल की वजह से ही होगा। ऐसे दर्शन हैं हम लोगों के। क्योंकि हम लोगों के अंदर जो ये 5 एलिमेंट हैं, जिसमें मूल रूप से जल हमारा एक बेसिक रोल प्ले करता है, तो जब इनमें से किसी भी एलिमेंट का यदि इम्बैलेंस हो जाता है तो हम लोगों का शरीर अननेचुरल हो जाता है। अननेचुरल को हम लोग अपने यहाँ बीमारियाँ कहते हैं कि हमारी कमी आ गई है, ये बीमारी हो गई है, ये किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई है। किसी चीज़ की अधिकता हो जाती है तो इसका मतलब भी गड़बड़ हो जाता है, किसी का कम हो जाता है तो भी गड़बड़ होता है। हम लोगों को एक बैलेंस सिचुएशन में उसको चाहिए, और सबसे जो बेहतरीन काम बैलेंस करने का वो प्रकृति अच्छे से करती है। क्योंकि याद रखना चाहिए कि कोई भी दुनिया में हम बनाएंगे, कोई भी तत्व का हम लोग काम करेंगे दिशा में, तो वो इनमें जो क्रिएटर होता है वो उनको एक बैलेंस या परफेक्ट वे में मिलाने की बाद जो जिन जिन एलिमेंट को मिलकर वो बनता है, उसी के गुण उसके अंदर दिखाई पड़ते हैं। तो लोग ये चर्चा करना चाहते
जिनको 5 एलिमेंट को मिलकर जो भी चीज़ हमें चारों तरफ दिखाई पड़ती हैं, हम उसको प्रकृति कहते हैं। और दूसरा हमारे पास एक और इसका अर्थ है प्रकृति का, जिसको हम लोग अपने नेचर या स्वभाव कहते हैं। जैसे कोई मनुष्य है तो हम कहते हैं इस मनुष्य का स्वभाव कैसा है, इसका नेचर कैसा है। इसी तरह से सभी दुनिया में जितने भी जीव जगत हैं उन सभी का अपना एक स्वभाव होता है। उसको हम लोग आम भाषा में तासीर भी कह देते हैं। जैसे आप देखते होंगे इवन जल है, हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि जल भी जीवन ही है, ऐसा उसको मृत ना मान लें हम लोग। वायु है उसमें भी अपना जीवन है, मिट्टी है उसके अंदर भी अपना जीवन है, क्योंकि जिसके अंदर खुद के अंदर लाइफ नहीं होगी वो दूसरे को लाइफ नहीं दे सकता। किसी को लाइफ सपोर्ट वही दे सकता है जिसके अंदर वो फीचर होगा। इसलिए हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि क्योंकि जल के अंदर भी जीवन होता है, वो एक जीवित एंटिटी है। जिस तरह से पेड़ पौधे हैं इसके अंदर भी लाइफ होती है, उसके अंदर भी एंटिटी है, लेकिन इन सभी तत्वों का अपना एक स्वभाव होता है। ऐसे हम लोग जैसे देखते हैं तो जल है, तो जल का स्वभाव कैसा है इसकी जब चर्चा करते हैं तो हम बोलेंगे कि जल का स्वभाव होता है शीतलता का स्वभाव होता है इसका। अग्नि के स्वभाव की बात करते हैं तो हम कहते हैं ऊष्मा का है, तेज का है। इस प्रकार से मिट्टी का देखते हैं तो एक सामान्यकरण का है। इस प्रकार से सभी जितनी भी दुनिया में चीज़ें होंगी, इसी तरह से जब पक्षी को देखते तो उसके अपने गुण और धर्म बनने लगते हैं, उस पर्टिकुलर टाइप बन जाती है वो। ऐसे हम मनुष्यों को भी देखते तो सभी मनुष्यों के अपने गुण और धर्म होते हैं। सभी के गुण धर्म अलग हैं, ये हमें समझ लेना चाहिए। क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं हम ये ना समझ लें कि सब एक जैसे ही होते हैं, बल्कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं कोई भी 2 मनुष्य एक जैसे नहीं है, सबके अंदर अपनी विभिन्नताएं हैं। अब ये जो विभिन्नता है, ये डाइवर्सिटी है, ये हम लोगों के नेचर की डाइवर्सिटी है। ये जो हमारी नेचर ने, हम लोगों का नेचर जो डेवलप किया, इसके अंदर ये बदलाव है। तो इसलिए हम लोग के सुप्रीम क्रिएटर बोलते हैं अर्थ को या इस नेचर को, क्योंकि इस नेचर ने जितनी ज़्यादा व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन उनका एक जो सूत्र रखा है, जो उसको एक सिस्टम में लेकर चला बैलेंस तरीके से। हम लोग कहते हैं ना कि प्रकृति के जो नियम होते हैं वो शाश्वत होते हैं, इटर्नल होते हैं। हमारे और आपके बनाए हुए नियम, लेकिन उसमें कभी भी एरर नहीं होता, वो एरर फ्री होता है। तो इसलिए हम लोगों को ये समझना है कि दूसरा ये हुआ कि जो भी हम लोगों का अपना स्वभाव होता है व्यक्तिगत, वो एक दूसरा नेचर कहलाता है। इसलिए हम लोगों को अब यहाँ ये आगे थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। क्योंकि हम लोग नेचर हुआ, इसकी वजह से बहुत सारे बदलाव आए, इससे हम लोगों के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट हुए। और जब ये मनुष्य के डिफरेंसेस की हमें थोड़ी समझ होने लगती है तो यहाँ पर हम लोगों को पता लगेगा कि ये जो वैरायटी हुई, ये जितनी बड़ी ब्लेसिंग है हम लोगों के लिए, क्योंकि इसकी वजह से सारे कलर्स हैं। और ये जब कलर्स हम लोग इसको एक बार समझ पाएंगे तो पता लगेगा कि एक कंपोनेंट जो है वो दूसरे के लिए सपोर्टिव रोल प्ले करता है। अक्सर क्या करते हैं हम लोग, एक गड़बड़ कर देते हैं। हम लोग ये समझने लगते हैं कि जो दूसरा है वो मेरे लिए बाधा जैसा है, परेशानी जैसा है। लेकिन यहाँ पर हमारी अज्ञानता होती है जब हम लोगों में डिफरेंसेस क्रिएट करवाती है। डिफरेंसेस का मतलब ऐसे कभी नहीं हमें लेना चाहिए कि यदि हमारे कलर्स में कुछ अंतर है या हम लोगों के काम या विचार में कोई अंतर है। ये जो अंतर हुआ, विचार का अंतर जो हुआ, ये उसकी व्यक्तिगत अपनी आइडेंटिटी नेचर है, ये मेरा अपना नेचर है। तो इसका मतलब वो इतनी वैरायटी हमें मिली। जितनी ज़्यादा वैरायटी होती है उतना ज़्यादा वो इफेक्टिव होता है। इसलिए जितने मनुष्य, हम कहते हैं ना 2 माइंड्स आर बेटर देन 1, एक मस्तिष्क से 2 मस्तिष्क ज़्यादा बेहतर हैं, वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले पाते हैं, ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। इसलिए हम लोगों को इस बात को भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी दूसरे विचार को या दूसरे स्वभाव को या दूसरे व्यक्तित्व को अपने से अलग मानकर उससे हम लोग विद्वेष करते हैं या उससे हम तनाव लेते हैं, तो वो हम लोगों का इग्नोरेंस होता है। जबकि वो एक सपोर्टिव रोल में कितना बढ़ सकता है इसके बारे में हम कल्पना नहीं कर पाते। यदि ऐसा हम लोग करने लगेंगे कि केवल मैं जैसा हूँ वैसे ही सब हों, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि पृथ्वी पर कोई 2 मनुष्य एक जैसे नहीं हुए। तो हम लोगों ने इस पृथ्वी को या पूरे नेचर को यदि खराब करने की बात करें तो ये अननेचुरल बेसिकली होगा। तो हमें नेचर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। आगे हम लोग थोड़ा सा और इसमें हम लोग देखते हैं। एक हम लोग अब देख रहे हैं कि जो नेचर है, बेसिकली हम लोग नेचर को 3 जो बेसिक फीचर्स हैं, ये किसी जो अपने अनुभव के आधार पर हम अपनी बात रख रहे हैं। इसलिए कहीं ये मत कहिएगा सर ये कौन सी बुक में या क्या है। जब हम काम करते हैं तो उसके बाद बहुत सारी वाइब्रेशन खुद हम लोग महसूस करेंगे, और उन्हीं को जब शेयर करते तो ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो सबसे पहला मैंने कहा कि जो नेचर हुआ, इस नेचर के साथ एक पहला फीचर हमें देखना है कि इसका जो स्वभाव होता है
वो पहले नंबर पर हमें समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पर सभी एलिमेंट का अपना अपना स्वभाव होता है, और उसके बाद जितनी भी इसकी क्रिएशन हैं, जितने पक्षी हैं, उनका स्वभाव अलग मिलेगा, मनुष्य का स्वभाव अलग मिलेगा, वृक्षों का स्वभाव अलग मिलेगा। इसलिए सभी पेड़ों के अलग अलग फीचर्स होते हैं। इसलिए उन पेड़ों के बारे में भी हम लोग कितना देखते हैं ना, इस पेड़ से हमें ये अच्छा मिलता है, ये इस तरह से कल्याणकारी हो सकता है। तो ये कल्याणकारी की दिशाएं ही हैं, लेकिन हम यदि नहीं यूज कर पाते, समझ नहीं कर पाते, तो उसमें हमें कमी नहीं ढूंढनी चाहिए। और दूसरा जो फीचर होता है नेचर का, वो ये होता है कि इसमें जितना भी, क्योंकि जीव जगत है ये सब, मैंने बताया कि मनुष्य को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि केवल मैं ही जीव जगत में सबसे ऊपर हूँ, या मैं ही, मेरे अंदर जीवन है, बाकी किसी में नहीं है। तो ये गलत फहमी है, क्योंकि जिस भी एलिमेंट से हम लोग बनेंगे, वो उसके अंदर यदि जीवन होगा तो वो जीवन वाला ही हमें जीवन दे सकता है। इसलिए मैंने बोला अभी शुरुआत में भी कि हम लोगों का जो जल होता है उसके अंदर भी जीवन होता है। इसके हमारे यहाँ जो वायु है इसके अंदर भी जीवन होता है। इसी तरह से हमारे यहाँ की जो मिट्टी, सॉइल है, उसके अंदर भी जीवन होता है। यदि ये जीवित नहीं होते तो ये हम लोगों को जीवन वाला कैसे दे पाते। इसलिए इनको भी हमें एक लिविंग बीइंग मानना चाहिए, और हैं भी। हमें वो सेंसेशन चाहिए, जब एक वाइब्रेशन उसके साथ हमारी जुड़ती है तो महसूस कर पाते हैं। इसलिए दूसरे गुण पर मैं चलता हूँ, तो इसमें याद रखना चाहिए कि जो नेचर के अंदर जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उन सब के अंदर एक फीचर होता है जिसको हम कहते हैं आत्मरक्षा करने का। ये आत्मरक्षा क्या है, ये हमें बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जिस तरह से हम लोगों के ऊपर जीवन में कभी संकट आता है, तो जो छोटा सा भी संकट आता है तो हम अपनी प्रतिक्रियाएं करते हैं, बचाव के लिए हम हाथ आगे करते हैं, या फिर एक्सप्रेशन देते हैं कि इस तरह से सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा। तो इस तरह से ये जो आत्मरक्षा का एलिमेंट होता है, ये सारे जीव जगत में होता है। आप एक छोटे से छोटे कीड़े को भी देखें, या किसी इंसेक्ट को आप लोग लें, तो यदि आप लोग देखेंगे, यदि आप उसको तंग करते हैं, उसको लगता है कि मेरे जीवन को खतरा, तो वो भी आत्मरक्षा के लिए काम करता है। अब ये हमें देखना है कि आत्मरक्षा का लेवल किसका कितना है। क्यों? क्योंकि जो जितना ज़्यादा पावरफुल होता है, तो वो कमज़ोर को बड़े आसानी के साथ उसके जीवन को डिस्टर्ब कर देता है। तो इसलिए हम लोगों को ये देखना है कि ये पक्षी हैं, ये माना कि शारीरिक रूप से हमसे कमज़ोर हैं और हम लोग इनको आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। कोई पशु है, हम उसको कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से हम लोगों को ये देख लेना है कि जो पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे भी अपने अंदर आत्मरक्षा की एक भावना रखते हैं। ये बहुत जल्दी अपने आप को रिपेयर करना चाहते हैं। इसलिए जब हम कभी काटते हैं तो एक लिक्विड निकालता है, जिस तरह से हमारे बॉडी में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होते हैं, तो वो अपने आप को रिपेयर करते हैं। इसी तरह से वो पेड़ पौधे भी अपने आप को रिपेयर करना चाहते हैं, और वो सारी क्रियाएं सबके अंदर चलती हैं। और ऐसी हम लोगों को देखना है जो आत्मरक्षा का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह की पीड़ा और कष्ट हम महसूस करते हैं, इस तरह के सारे एलिमेंट, ये जितने और भी जीव हैं, वो सब इस चीज़ को महसूस करते हैं। तो यहाँ पर ये हमें दूसरा एलिमेंट बहुत ज़रूरी जानना है, नियम, कि इसमें जीवन सभी में है, और दूसरा इनके अंदर एक आत्मरक्षा की फीलिंग होती है। इसलिए औरों को बिल्कुल ऐसे ना समझे कि खत्म ही है। पेड़ पौधों के साथ भी जब हमारा व्यवहार हो, तो उनमें भी ये दिखना चाहिए कि इनका जीवन है, तो उनके साथ भी हमारा कुछ ऐसा व्यवहार ना हो जो अकल्याणकारी हो, किसी के नुकसान जैसा हो। क्योंकि बहुत सारी बातें हम लोग उनकी महसूस नहीं कर पाते, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि जब भी हम लोगों के अंदर सेंसेशन है और हम लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, तो हमारी एक अलग वाइब्रेशंस निकलती हैं, अलग एनर्जी निकलती है। आपको एक मज़े की बात बता दूं कि जो बहुत अच्छे दर्शन के लोग हैं, वो दर्शन के लोग तो या तो ग्लोबल वार्मिंग है, हम और आप तो ये सामान्य बात करेंगे विज्ञान के आधार पर कि जो हमारी गाड़ियां हैं, हमारे उद्योग हैं, इन सब की वजह से पॉल्यूशन हुआ और हमारा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन उन लोगों का कहना है कि हम लोगों की जो हिंसा बढ़ी है, उनका एग्जाम्पल भी देना होता है कि वो कहते हैं कि आप एक रूम में बैठ जाइए, आप गुस्से में हैं, तो आप देखेंगे उस रूम का एक अलग ही टेम्परेचर, एक वाइब्रेशन बन जाती है। इसलिए जैसे लोगों के बीच में रहते हैं उसकी वाइब्रेशन डेवलप होती है, और उसके अनुसार वहाँ का एक माहौल तैयार होता है। इसलिए हमारा जो खुद का जब क्रोध में हम होते हैं या हिंसा की स्थिति में हम लोग होते हैं, तो इस तरह से जब हम किसी के साथ अन्याय भी कर रहे होते हैं, तो वहाँ की जो हिंसा है वो बड़ी घातक हो जाती है, और उसकी वजह से वो चारों तरफ ये टेम्परेचर बढ़ता है। जबकि इस तरह का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा बड़ी कैलेमिटी लाता है नेचर में। क्यों? क्योंकि हमारा अननेचुरल बिहेवियर, जब हम दूसरों के साथ अनजस्टिस करते हैं, जब दूसरों के साथ हम अन्याय की बात करते हैं, तो उस वक्त का जो हमारा एक एनर्जी क्रिएट होती है, जो रिलीज होती है, वो बहुत ज़्यादा घातक होती है, जिसकी वजह से हमारे बहुत बड़े प्राकृतिक जो आपदाएं हैं अलग अलग रूप में आती हैं, ऐसा माना जाता है। आप लोग यहाँ तक भी देख लें कि जब हमारे भगवान लिखते हैं
कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं आता हूँ ताकि सब कुछ सामान्य हो सके। इट मीन्स कि नेचर के साथ सब कुछ बेहतर तरीके से चल सके, इसलिए उनको आना होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हाँ, हमारा जो अब ये जो जीवन बल है, जितना भी हमारे अंदर है लाइफ फोर्स, ये सब नेचर की ही देन है। वो यदि उसमें नहीं होता तो हमारे आपके अंदर भी जीवन नहीं आ पाता। और तीसरा, हम लोगों को एक और फीचर जान लेना चाहिए नेचर का, कि इस नेचर के अंदर जितने भी हम लोग लिविंग बींग सभी हैं, तो इन सब के अंदर एक और फीचर होता है जिसको हमने कहा कि संतति पालन होता है। संतति का मतलब होता है कि वो अपनी संतान पैदा करते हैं। मनुष्य भी अपनी संतान पैदा, पशु पक्षी भी करते हैं, सारे जीव जगत के करते हैं, इवन पेड़ पौधे भी अपनी संतान पैदा करते हैं। इसलिए उनकी अपने रूप अलग हैं, तौर तरीके अलग हैं, लेकिन संतान सबकी आगे बढ़ती हैं। हम और आप तो 1 या 2 या 4 बच्चे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद 50-100 आगे की अपनी संतति तैयार करते हैं। इसलिए वो उन लोगों का जो संतति का सिस्टम है, वो हमें समझ लेना चाहिए कि वो सब अपना अपना विस्तार अपने अपने तरीके से करते हैं। कोई कम या ज़्यादा है, इससे कोई बड़ा या महान नहीं हो जाता है। ये एक वेरिएशन है। मैंने ऑलरेडी शुरुआत में कहा कि हम लोगों का जो अपने अपने सबके स्वभाव हैं, सबके अपने अपने गुण और धर्म हैं, तो उसमें ये अंतर होता है। इसलिए उस अंतर के आधार पर हम लोगों को ये समझना है कि किसी के अंदर जो भी गुण या धर्म विकसित हुआ, वो उसकी एंटिटी है, वो उसका गुण है। इसलिए उसको कम नहीं आंकना चाहिए, उस क्षेत्र में वो बेहतरीन है। यदि कोई जीव एक जीवन में एक ही बच्चा या संतति पैदा करता है, वो एक अलग मामला है। लेकिन हम लोग यदि कोई 10 करता है, कोई 50 करता है, पेड़ पौधों का मैंने बताया, वो हजारों की संख्या में कर सकते हैं। क्योंकि वो आप लोग कभी किसी नीम के पेड़ के पास जाएं, बारिश के बाद देखेंगे वहाँ पर 100 छोटे छोटे पौधे लगे जाते हैं। जामुन के आसपास जाएं, बरगद के आसपास देखें, उनके तो बीजों को देखते हैं पशु पक्षी भी, पक्षी कितना दूर दूर तक ले जाकर पेड़ों, दीवारों पर, छतों पर, कहाँ कहाँ लगा डालते हैं। तो ये सब उनका अपना एक संतति का सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर हमें एक समझना जैसा है, इन बातों को मैं क्यों कर रहा हूँ, इन सारे नियमों को प्रकृति के जो हैं, कि यदि हम इन नियमों की एक समझ रख लें और इन नियमों को यदि हम आत्मसात कर लें, इस वाइब्रेशन को यदि समझ लेते हैं, और उसके बाद यदि हमारा व्यवहार उसके अनुरूप चलता है, तो हमारा व्यवहार नेचुरल कहलाता है। और जब तक हमारा व्यवहार नेचुरल होता है, तब तक हम बड़े सहज होते हैं, शांत होते हैं, तनाव रहित रहते हैं और स्वास्थ्य कहलाते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोगों का स्वभाव थोड़ा सा अननेचुरल होता है, उसी वक्त हम लोग बीमार कहलाने लगते हैं, हिंसात्मक कहलाने लगते हैं, और हमारा व्यक्तित्व का भी डिस्टॉर्शन होता है, विनाश होता है, और उसके खिलाफ जो है हम लोग एक गड़बड़ करने लगे जाते हैं। हम लोगों को ये समझ लेना जैसा होता है कि जिस तरह से मेरा जीवन है और मेरे जीवन में मैं सब कुछ कल्याणकारी चाहता हूँ, इसी प्रकार से सारा जीव जगत यही चाहता है कि उनका जीवन भी कल्याणकारी हो। इसलिए हमारे यहाँ जो कहावत है कि डू लिव एंड लेट लिव, सब आप भी जिएं और सबको जीने दें, इसके पीछे का सूत्र ये नहीं है कि केवल और मनुष्यों को जीने दें, सारे जीव जगत को जीने दें। इसलिए जीव जगत की जो परिभाषा है वो हमें बढ़ानी होगी। इसलिए हमारे यहाँ जब दर्शन शास्त्र हाईएस्ट लेवल पर जाता है, तो वो क्या करता है कि जहाँ ये एलिमेंट सारे 5 दिखाई पड़ते हैं, तो उनको उन सभी जगहों पर वही जीवन दिखाई पड़ता है। इसलिए वो सबके साथ कहते हैं कि हमें तो कण कण में भगवान दिखता है। इसका मतलब है कि लाइफ दिखाई पड़ती है हर जगह पर। इसलिए सभी रूप बेशक अलग हो जाते हैं, लेकिन जीवन तत्व सबके अंदर होता है। हम लोग यदि किसी के अंदर जीवन की कम पहचान या महसूस कर पा रहे होते हैं, तो इसका मतलब हमारी समझ थोड़ा सा भी कम हुई है, हम लोग वहाँ तक अपने आप को विकसित नहीं कर पाए। इसलिए हमें थोड़ा सा और आगे अब इससे हम बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या नेचर हमारे जीवन के लिए व्यवस्थाएं भी कुछ करता है कि नहीं, या व्यवस्थाएं करता है तो हमें वो कैसे महसूस कर पाएंगे उन चीज़ों के लिए। अच्छा, एक बात हम लोग और आप और देखें कि जब ये पेड़ पौधे होते हैं या कुछ भी है, क्या प्रकृति कभी कहती है कि भाई मैं तुम्हें तो पानी पिलाऊंगा, तू दूसरे को नहीं पिलाऊंगा, या तुम्हें तो वायु दूंगा सांस के लिए, उनको नहीं दूंगा? ऐसा वो कभी नहीं करता है। उसकी जो वायु है सबके लिए उपलब्ध होती है। इसीलिए शायद हम और आप नहीं समझ पाते, हो सकता है कि वो पृथ्वी को भी घुमा डालते हों, ताकि सब कुछ एक बैलेंस सिस्टम में चलता रहे, सबके लिए उपलब्ध होता रहे। उसके निगाह में, प्रकृति की निगाह में कहीं किसी के साथ अन्याय नहीं होता है, वहाँ सबके साथ जस्टिस होता है। इसलिए हम लोगों का, चाहे हम पहाड़ों पर रहते हों, चाहे हम रेगिस्तान में रहते हों, चाहे हम लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हो, या फिर हम लोग समुद्र के बीच में रहते हो, जीव जगत जहाँ भी है, समुद्र के जीवों के लिए, चाहे वो पानी में ही रहते हैं,
उनके लिए भी प्रकृति हमारी खूब बारिश करती है। इतनी बारिश करती है ताकि वहाँ के समुद्र के जल में जो ऑक्सीजन की यदि कमी हो उसकी पूर्ति होती रहे। क्योंकि हम बचपन में अक्सर यही बात बोलते थे, समुद्र में तो ऑलरेडी इतना पानी है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा जो बारिश हो जाती है वो तो बेकार ही हो रही है, क्योंकि वहाँ तो उसका यूज है नहीं, ऑलरेडी इतनी पानी है वहाँ पर। लेकिन वहाँ के अंदर जो जीव जगत पल रहा है समुद्र के अंदर, उनके लिए कौन पूर्ति करेगा ऑक्सीजन की? वो बारिश करती है। इसलिए पहाड़ों की चट्टान जो सूखी आपको दिखाई पड़ती है वहाँ भी बारिश होती है। रेगिस्तान में जरूरत के अनुसार वहाँ भी बारिश होती है। मैदानी क्षेत्रों में भी पानी हर जगह उपलब्ध प्रकृति करवाती है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम लोग ये चीज कर्ज करें, किसी को कोसने की कोशिश करें कि हमारे यहाँ तो कम बारिश होती है। ये कम और ज़्यादा, ये हम लोगों को समझना होगा कि यदि सब जगह एक जैसा हो जाएगा, फिर ये जो हम लोग अभी डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, ये जो हम अभी वेरिएशन की बात कर रहे थे, ये वेरिएशन कहाँ बचेगा, वैरायटी कहाँ बचेगी? ये वैरायटी होती इसी वजह से है कि जो नेचर के जो डिफरेंट रूप है, वो जो अलग अलग रूप हमें दिखाई पड़ते हैं, उसकी वजह से ये वैरायटी आती है। और यही वैरायटी हम लोगों को हमारी स्ट्रेंथ का काम करती है। इसलिए हम लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर हम लोगों के अलग अलग जोन्स बनते हैं क्लाइमेट के आधार पर, उसके अनुसार वहाँ की अपनी एक डाइवर्सिटी डेवलप होती है और वही हम लोगों के विशेष गुण होते हैं। इससे हमें एक बात और समझ होकर आती है कि जब पर्टिकुलर जोन यदि नेचर ने अपना तैयार किया, तो उस जोन के अनुसार वहाँ की मिट्टी के गुण, और जैसी वहाँ की मिट्टी होगी, पानी होगा, वैसे ही अनुसार वहाँ के मनुष्य के गुण विकसित होंगे, मनुष्य और जीव जंतुओं के, पक्षियों के भी। इसलिए ये मत समझ लेना कि जिस तरह का मनुष्य आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है, उसी तरह के गुण का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में भी दिखाई पड़ेगा जो क्लाइमेटिक अलग चेंज है, जोन है। यहाँ के जो पक्षियों के गुण हैं, आप ये मत समझना कि वही गुण वहाँ के पक्षियों में भी होने वाले हैं, ऐसा नहीं होता। हम लोग तो यहाँ तक भी आनंद लेते हैं कि यदि आप लोग जाते हैं बीकानेर में, तो बीकानेर के अंदर जो व्यक्ति नमकीन बनाता है, वो केवल वहाँ के पानी की क्वालिटी की वजह से वो उसका स्वाद ऐसा बनता है। यदि उसी नमकीन बनाने वाले व्यक्ति को आप दिल्ली लेकर आते हैं और उससे कहते हैं यहाँ पर कुछ बनाइए, तो यहाँ पर वही साइंस वो यूज करेगा, वही प्रोपोर्शन में सब कुछ डालेगा एलिमेंट, लेकिन उसके बावजूद उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर जो एलिमेंट हैं इनके गुण धर्म अलग हैं, वहाँ के एलिमेंट के गुण और धर्म अलग हैं, फीचर्स अलग हैं। इसलिए इन चीज़ों में वो स्वाद नहीं आएगा जो वहाँ के में आता है, बेशक आपने सब कुछ उसी मात्रा में यहाँ भी डाला है। इसलिए हम लोगों को एक चीज़ यहाँ पर समझने जैसी निकल कर आती है कि हम लोग जहाँ पर होते हैं, जहाँ की मिट्टी से हम बने हैं, पानी से हम बने हैं, जहाँ पर हमारा जन्म है, उसके यदि हम 50 किलोमीटर की पेरिफेरी को देखें, एक इमेजिनरी आप लोग 50 किलोमीटर का एक डायमीटर खींचिए, रेडियस खींचिए, और उसके अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है नेचुरल तरीके से, नेचुरल माने कि मान के चलिए आप राजस्थान में हैं और राजस्थान के ऐसे जगह पर हैं जहाँ पे केवल बाजरा होता है, मक्का होती है, चना होता है, मूंगफली होती है, तो आप कि वही भोजन आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल, आपके शरीर के लिए कल्याणकारी है, आपका ब्रेन, बॉडी, माइंड सब कुछ उसके हिसाब से सही चलेगा। लेकिन यदि आप लोग बाहर की चीज़ों को खाते हैं, वो केवल आपके स्वाद के लिए हो सकता है, वो केवल आपके स्टेटस के लिए हो सकता है, लेकिन आपके शरीर के लिए वो कभी इतना ज़्यादा कल्याणकारी नहीं हो सकता। इससे ये बात हमें समझ लेना चाहिए कि जो दूसरे क्षेत्रों से मांग कर ये मंगाने की कोशिश करते हैं, खरीदने की कोशिश करते हैं, तो वो कभी कभी चलता है, ठीक है, लेकिन हमेशा उसका हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे बड़ी गड़बड़ जो आज मैं बता दूं, हम लोग समझते हैं कि हम ये कीवी खाते हैं तो कीवी तो बड़ा स्टेटस का है, बड़ा अच्छा, इसमें विटामिन ये और वो है, लेकिन कीवी जिन लोगों के और जिन क्षेत्रों के लिए बना है, न्यूजीलैंड वगैरह के लिए, हमारे क्षेत्र में यदि आम मिलता है, हमारे क्षेत्र में यदि अमरूद मिलता है, तो हमारे लिए यही सबसे ज़्यादा कल्याणकारी है। इसलिए हर क्षेत्र में जहाँ पर नारियल मिलता है, जहाँ पर अनानास मिलता है, जहाँ पर संतरा मिलता है, तो वो नागपुर वालों के लिए अंगूर अच्छे हैं, वहाँ के लिए वहाँ के फल जो भी होते हैं अच्छे हैं। उस बात को हमें थोड़ा सा ध्यान रखने जैसा है, क्योंकि नेचर ने जिस तरह का व्यवस्था जिसके लिए की है वो एकदम परफेक्ट व्यवस्था होती है। उसके बाद हम जितना अपने लेवल पर करने की कोशिश करते हैं, वहाँ हम लोग इनजस्टिस करने की बात करते हैं। इसलिए हमारे लोगों में जो आजकल ज़्यादा बीमारियाँ, कमजोरियाँ आ रही हैं,
उसका बड़ा कारण ये भी है कि हम लोगों ने अपने मूल जो नेचुरल सेटलमेंट था, ये जो अरेंजमेंट था प्रकृति ने किया था, हम उससे थोड़ा सा अलग हुए। हमने अपने भोजन पानी को भी उससे अलग किया, अपने आप को भी उससे अलग करने की कोशिश की। इसलिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ हमारे साथ पैदा होती हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे देखें कि नेचर ने और हमारे जीवन के लिए क्या व्यवस्था कर सकता है। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि हम लोग नेचर के साथ कब चलते हैं। नेचर का एक सिस्टम होता है कि हम लोगों ने इतने बजे तक शाम है, इसके बाद ऐसे रात हो जाती है, और रात होने के बाद अंधेरा होता है। तो जैसे देखते हैं पक्षी हैं वो अपने घोंसलों पर लौटने लगते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि पेड़ पौधे अंधेरा हो गया, अब ये सो गए हैं। जब पेड़ पौधे पक्षी पशु सब सो जाते हैं तो हम लोगों को भी तभी सोना चाहिए। क्या हम लोग तब सो पाते हैं? इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए, जो हमारे यहाँ कहावत है कि 9 बजे से 12 बजे के बीच में रात को 1 घंटे की जो नींद होती है वो 3 घंटे के बराबर मानी गई है। इसका मतलब यदि आप 9 बजे तक सो जाते हैं और 12 बजे तक 3 घंटे में आप इतनी अच्छी नींद पूरी कर चुके होते हैं, जो और समय यदि आप सोएंगे तो 9 घंटे में पूरी कर पाएंगे। इसलिए आप लोग कभी कोशिश करिएगा रात को 8:30-9 बजे सोने की, आप हर हालत में 3-3:30 बजे तक जग जाएंगे। और मज़े की बात बता दूं कि जो पक्षी होते हैं 4-4:30 बजे के बाद उनकी भी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। वो एक नेचुरल सिस्टम है। उस तरह से जो व्यक्ति जीवन जीते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो व्यक्तियों का ज्ञान का विस्तार ज़्यादा होता है वो इस प्रकार से है कि वो कहेंगे फिर 3 बजे जगना चाहिए। ये बेसिकली इसके पीछे सारा वही लाइफ फोर्स है जो नेचर का है, वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं। क्योंकि हमें एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी 2 लाइट मिलती हैं, हमारी पृथ्वी पर 2 लाइट हैं, केवल 2 ही सोर्स हैं लाइट के नेचुरल। एक तो जो हमारे पास सूर्य दिखाई पड़ता है और दूसरा हमारे पास चंद्रमा दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की रोशनी है वो एक, और दूसरा उसी की रोशनी हालांकि चंद्रमा के माध्यम से पृथ्वी पर आती है, लेकिन उनके नेचर बदल जाते हैं। क्योंकि सूर्य की गर्मी में जितने ऊष्मा और तेज होता है, चंद्रमा की रोशनी में उतनी शीतलता होती है, ठंडक होती है। जब वो दोनों रोशनी मिलती हैं और जब वो पृथ्वी पर आती हैं, तो उस वक्त उसको हम लोग कहते हैं कि वो जो ट्विलाइट है, 2 लाइट जो आती हैं, वो काल सबसे ज़्यादा बेहतरीन हमारे लिए होता है। लेकिन उससे पहले क्या देखना है हमें थोड़ा सा, कि हम लोग देखें कि जब भी सूर्योदय होता है, मॉर्निंग में जब सनराइजिंग का समय होता है, सही 45 मिनट पहले उससे आप लोगों को याद रखना है, यदि आप उससे 45 मिनट पहले कभी भी बाहर निकलेंगे तो आप अब एक अलग ही तरह की वायु महसूस करेंगे चारों तरफ। ये जो वायु होती है, इसी को हमारे शास्त्रों में अमृत वर्षा कहा गया है। इट मीन्स कि जो पेड़ होते हैं वो भी अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। आप लोग ये अच्छे से पढ़ते हैं कि रात में ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ देता है, ऑक्सीजन को लेता है, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, जो भी इनके अपने विज्ञान है। लेकिन जब बदलने का समय आता है, उससे पहले जब इनका समय होता है, इसलिए उस समय पर ये जो वायु छोड़ते हैं वो मनुष्य के लिए इतनी ज़्यादा कल्याणकारी होती है कि अमृत वर्षा कहा जाता है। इसलिए आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जितने भी महान लोग हैं उनका एक ही कहना होता है कि यदि आप उस मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो उस वक्त आपके मस्तिष्क में लगभग 600 विचार आते हैं। 600 विचार का मतलब वो कुछ नई चीज़ें आती हैं, वो जो आपकी समस्या हो उनका समाधान भी आता है, कुछ नए आइडियाज़ आते हैं जो क्रिएटिव आपकी फैकल्टी को बताते हैं। और सही बताएं तो वही वो समय होता है जब मनुष्य और जीव जंतुओं से श्रेष्ठ अपने आप को साबित कर पाता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के जो क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव विचार हैं वही हमें औरों से बेहतर निर्धारित करते हैं। और वो पर्टिकुलर एक समय होता है जिस वक्त ही अपने हाईएस्ट लेवल पर होते हैं, इसलिए इसको वही लोग महसूस कर पाते हैं। हम लोग जब 8 बजे तक सोते हैं, 9 बजे तक सोते हैं, क्योंकि हम नेचर के अगेंस्ट चल रहे होते हैं, तो हम लोगों के शरीर के अंदर कितने धीरे धीरे विकार आने लगते हैं हमें पता नहीं लगता है। लेकिन समय के बाद हमें महसूस होता है कि हम लोग क्यों इतनी जल्दी गड़बड़ होते चले जाते हैं, क्योंकि अननेचुरल चीज़ों के साथ उनका बिहेवियर भी अननेचुरल होता है जो समय के साथ हमें दिखाई पड़ने लगता है। ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। इसलिए हम लोग को एक और थोड़ा सा मैं बात कर दूं यहाँ पर, क्योंकि जब हम लोग इनकी बात कर रहे हैं तो जब भी हम लोग देखें कि जो सूर्य होता है, जब भी सूर्योदय होता है, जब सूर्य निकलता है, आपने देखा होगा बिल्कुल लाइट हल्की सी दिखाई देने लगे आसमान में, आप उस वक्त उसको केवल 12 से 15 मिनट देखिए। केवल 12 से 15 मिनट यदि आप उस वक्त उसको देखते हैं तो हाईएस्ट लेवल पर जो आप लोग कहते हैं हमें विटामिन डी मिलता है, वो उस वक्त उसको मिलता है। आप उससे आंखों से आंखें मिला सकते हैं, आप सूर्य की तरफ ठीक से देख सकते हैं। और मज़े की बात बता दूं, यदि आप उस वक्त वायु में तो पार्क में या पेड़ों के आसपास बैठे तो अच्छी बात ही है। यदि उस वक्त आप नहा भी रहे होते हैं
और उसके बाद यदि उसको सूर्य को हम जल देते हैं, तो जल जब हम देते हैं तो याद रखना चाहिए कि जब हम जल देते हैं सूर्य को, तो हमारी आंखों के और सूर्य के बीच में से वो जल निकलना चाहिए। जिस तरह से आप ये इंद्रधनुष देख रहे हैं, इसी तरह से वो रोशनी जब हमारे आंखों में पड़ती है और हमारे शरीर पर पड़ती है, तो हमारे को एक अलग एनर्जी मिलती है, अलग लाइफ मिलती है। और वो मैं समझता हूँ जो आपको चाहिए नेचर से, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि जो सूर्य ही है जिसकी वजह से हम लोगों का जीवन अल्टीमेटली चलता है। इसीलिए हमारे वेदों में भी नंबर 1 पर जो देवता रखा गया वो सूर्य देवता को ही हम लोग मानते हैं। तो वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि उससे हमें ये ऊर्जा मिलती है। उसके बाद के सूर्य तो बल्कि हमारी ऊर्जा को ले लेंगे, ऐसा दिन में दोपहर में खड़े होने जैसी समझदारी नहीं है। और इसके बाद हम थोड़ा सा जब वृक्षों की बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा पौधे की मैं, हालांकि इसमें बहुत बड़ी चेन है जिस पर मैं जाना नहीं चाहता समय के अनुसार। तो इसमें हम लोग देखें कि यदि आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम्स लगती हैं, मेंटली आप डिसऑर्डर में हैं या आपको कोई छोटी मोटी समस्याएं बीमारियां बहुत सारी हैं, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे तुलसी का पौधा होता है, उस तुलसी के पौधे कम से कम 8-8-10 बिल्कुल लगातार आप लोग 2 साइड में लगाइए, उनके बीच में लेट जाइए, उसी सुबह के समय पर लेट जाइए। तो आप लोग देखेंगे 15 दिन के आसपास आप ऐसा करेंगे कि 20-25 मिनट डेली आप लेटते हैं। और क्यों? क्योंकि उन दोनों पौधों के बीच में आप लेटे हैं, तो आप लोग अपने आप खुद महसूस करेंगे कि अब मैं ज़्यादा ठीक होने लगा हूँ। बहुत सारे ब्लड सर्कुलेशन जो मेरे डिस्टर्ब थे वो नॉर्मल होने लगे हैं। मेरा ब्रेन जो डिस्टर्ब रहता था वो ज़्यादा अच्छा हो रहा है। अभी तक जो थकावट या परेशानी थी वो सब नॉर्मल हो गई है। और शायद वो क्यों नॉर्मल हो गई है? क्योंकि हम लोगों ने जो अपना लाइफस्टाइल डिस्टर्ब किया, हम लोग अपने घरों में भी पत्थर के बना लिए हैं और अपने कपड़े, अपने चप्पल, जूते, इवन हमारे बेडरूम तक जाते हैं। हम पृथ्वी के साथ संपर्क खत्म कर दिया हम लोगों ने। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि हम लोग बेसिकली जो अर्थ होती है, जैसे अर्थ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब केवल इन नेचर से हम लोग अपने आप को थोड़ा दूर करते हैं, तो हम लोगों के अंदर चार्ज होता है। चार्ज या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होता है तो हम लोग अब बड़ा ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, क्रोध में होते हैं, तनाव में चलते हैं। और जब हम लोगों का पॉजिटिविटी में चलता है तो अक्सर हम बड़े एरोगेंट होते हैं, किसी के साथ अन्याय करने की स्थिति में आ जाते हैं, ज़्यादा ताकतवर समझने लगते हैं। तो इन दोनों कंडीशंस में हमें क्या करना होता है, इसीलिए हम लोग ज़मीन पर पैदल चलते हैं थोड़ा टाइम। नंगे पैर जब हम पैदल चलते हैं पृथ्वी पर, तो हमारे अंदर जो एनर्जी नेगेटिव है या पॉजिटिव एक्स्ट्रा जो भी है, जो तनाव देने जैसी है, तो हम लोगों को अर्थ जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देता है, हमारी सारी नकारात्मकता को अपने अंदर लेता है और हमें सामान्य करता है। इसका मतलब वो सारा अर्थ, जैसे हम अर्थिंग का वायर डालते ना, वो वायर अर्थ में जमा डाल देता था तो सब कुछ सामान्य होता है। इसी तरह से मनुष्य के भी सामान्य करने के लिए ये एक बहाना है कि आप सुबह इस तरह से टहलेंगे घास पर तो आंखों की रोशनी अच्छी होगी, ये सब अच्छा होगा। लेकिन उससे बड़ा विज्ञान उसका ये होता है कि आप लोग नॉर्मल हो जाते हैं, आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब उसके साथ सामान्य होकर काम करने लगती हैं, और वही हमारा स्वास्थ्य कहलाता है। इसलिए हम थोड़ा सा आगे देखें कि आज के समय में ऐसा क्या हुआ पड़ी इस पर्यावरण को लेकर। इस बात को लेकर है क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो 5 एलिमेंट हुए, इन पांचों से हम लोगों को जीवन मिला। क्योंकि यदि इनमें तो हमारे साथ बड़ा अन्य, हमारे साथ गड़बड़ हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं या कुछ बहुत खराब जैसा होने लगता है। तो हम लोगों को इस जीवन के लिए, इस भारतीयता में तो यही था कि हम इन सब का सम्मान करते थे, क्योंकि जो हमें जीवन देता है, देने वाला देवता कहलाता है। इसलिए देवता ने इनको, हमने देवताओं की तरह ही पूजा है। यदि हम लोगों को लगता है कि जो एनर्जी का है, एनर्जी का प्रतीक कौन है, हम लोग सूर्य को लेते हैं, इसलिए सूर्य को हमने हमेशा देवता ही कहा और इस तरह से उसकी पूजा भी की। जल है तो जल से पूजा की, पृथ्वी को ही माता का हम लोगों ने उसी तरह से पूजा की उसकी। तो इसी तरह से हमने सभी, आसमान, आकाश है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ये पांचों दिखते हैं। आकाश नहीं होता तो मैं बोल ही कैसे पाता, क्योंकि ये जो मूवमेंट चल रहा है, ये जो मैं सांस ले रहा हूँ अंदर, उसमें अंदर कुछ खाली जगह है तभी तो सांस आ रही है और जा रही है। यदि सब भरा ही होता तो ऑक्सीजन कहाँ से जाती। इसलिए आकाश है, तो ये भी हम लोग इन सब के देवताओं की तरह इनको हमने रखा है। तो हम लोगों ने जब तक इसको देवता बना के रखा तब तक हम भारतवर्ष कहलाते थे। और भारतवर्ष में क्योंकि इनको देवता बना के चले और हमने इनको पूजा है, इसलिए याद रखना चाहिए कि जब भी हम किसी चीज़ को देवता मान के चलते हैं तो हम लोग उनका सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और जब उसका रिस्पेक्ट करते हैं तो हम उसका डिसऑनर तो कर नहीं सकते। जब हम उनका अपमान नहीं कर सकते तो इसका मतलब हुआ कि हम उनके साथ न्याय भी करते हैं। और इसके बाद ये भी होता है कि जैसे भगवान का हम छोटा सा प्रसाद लेते हैं, तो प्रसाद से क्या होता है, प्रसाद हम थोड़ा सा ही लेते हैं
और उससे बड़ा सहज महसूस करते हैं अपने आप को, और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ लिया जाता है। इसीलिए हम लोग जब भी जल लेते थे नदी से तो उसको बड़ी सिस्टम के साथ नमस्कार करके उससे लिया करते। पेड़ पौधों से लकड़ी लेते तो भी बड़ा सम्मान, क्योंकि हम उनकी पूजा करते थे हर रूप में। हमने धरती माता की भी पूजा बहुत जगह करते हैं। हमारा ऐसा कोई भी घर में शुभ कार्य नहीं हो सकता जिसके अंदर हम जल को नहीं पूजें, सूर्य को नहीं पूजें, पेड़ पौधों को नहीं पूजें। इवन जीव जगत के किसी के कल्याण की कामना नहीं हो, सबके कल्याण की कामना होती है। तभी हमारा त्यौहार, हमारा कोई घर का फंक्शन, कार्यक्रम, विवाह, शादी, कुछ भी जन्म क्यों ना हो, वो सब तभी पूरा होता है। इसलिए वो सब हमारे जीवन में था। जब तक हम देवता उसको मानते रहे तब तक भारतवर्ष। लेकिन एक समय आया जिसमें हमारे यहाँ इंडिया डेवलप हुआ। इंडिया का मतलब जब ब्रिटिशर्स की प्रवृत्ति बढ़ती, और उस व्यापार में हम लोगों ने एक केवल दो शब्द को याद रखा। एक तो ये कि हम लोगों के पास रिसोर्सेज क्या हैं। रिसोर्स पे पहले मिट्टी मिली तो उसको खोद डालिए, तेल मिला तो उसको खोद डालिए, कोयला मिला तो उसको भी खोद डालिए, और कुछ नहीं है, पानी है तो उस पानी का भी व्यापार कर डालिए, मनुष्य है तो मनुष्य को भी रिसोर्स मान के इसका भी व्यापार कर डालिए। और ये व्यापार की प्रवृत्ति जब बढ़ी तो इसके साथ क्या हुआ, हमारा अननेचुरल बिहेवियर बढ़ने लगा। और जब अननेचुरल बिहेवियर का मतलब होता है कि हम लोगों का अब जो था, पहले जिसको हम अपरिग्रह कह रहे थे कि जितनी जरूरत है केवल उतनी में हमारा काम चलता था, अब हम लोगों ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। और आज के परिप्रेक्ष्य में लोगों को आप देखते हैं, जो ज़्यादा इकट्ठा कर पाता है वो उतना बड़ा मनुष्य कहलाता है, उतना बड़ा आदमी कहलाता है। पहले जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा जमीन होती थी और ज़्यादा पशु होते थे उतना बड़ा आदमी कहलाता था। लेकिन आज के समय पर जितने ज़्यादा सामान आपने इकट्ठे कर लिए, 1000 कपड़े आपके पास हैं, 1000 तरह के जूते आपके पास हैं, इतनी तरह की गाड़ियाँ आपके पास है, इतनी तरह का तामझाम आपके पास है, तो आप बड़े कहलाते हैं। ये जो परिभाषा है ये बदल गई बड़े होने की। इसका मतलब हुआ था पहले हम नेचर के साथ थे, तो जो जितने नेचर की व्यवस्था करेगा, जितने जीव जंतुओं को पालन पोषण करेगा, जितनी जमीन का संरक्षण करके उसके लिए बेहतरीन काम करेगा, वो बड़ा आदमी था। लेकिन अब ये है कि जिसने ज़्यादा इनमें से निकाल के शोषण करके अपने लिए इकट्ठा किया वो बड़ा आदमी हुआ, और इसकी एक होड़ सी हो गई है। इसलिए इस होड़ में सब शामिल हो रहे हैं। और मजे की बात है कि अननेचुरल चीज़ें जो हैं, अननेचुरल क्या होती है, जो मैन मेड होती है, जो मनुष्य ने डायरेक्ट अपने से बनाई खराब करके, प्रोसेसिंग। जब जब हम प्रोसेसिंग करके कुछ चीज़ें बनाते हैं तो उसको अननेचुरल बनाते चले जाते हैं। इसलिए हम लोग देखें कि जो 5 एलिमेंट प्रकृति ने दिए उनमें तो सब में जीवन है, लेकिन मनुष्य ने एक ही एलिमेंट जो नया दिया उसको हम प्लास्टिक कह सकते हैं। क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा एलिमेंट बना दिया कि वो और ज़्यादा, जिसमें जीवन नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखनी, जिसमें लाइफ ही नहीं होती। इसलिए वो हमेशा किसी को जीवन देने का काम नहीं कर सकता, बीमार करने का या जीवन लेने का काम कर सकता है। इसलिए हम लोगों को देखना है कि ये जो हम लोग अननेचुरल प्रोडक्ट का जब भंडारण अपने चारों तरफ करते हैं उतना ज़्यादा हम लोगों के साथ नेचर के साथ अन्याय हम लोग कर रहे होते हैं। इसलिए हम लोगों को अब यहाँ समझने जैसा है कि आज की व्यवस्था जो पर्यावरण दिवस हम मनाना चाहते हैं, इसमें सही मायने में पर्यावरण दिवस सही ठीक तरीके से कैसे मन सकता है। इसमें सबसे पहले हम लोगों को तो यही विचार करना पड़ता है कि हम लोगों को अपरिग्रह की आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन ये बोलने से तो आती नहीं है। अपरिग्रह होता क्या है? क्योंकि अपरिग्रह का मतलब होता है जो हमारी मिनिमम नीड्स होती हैं, नीड कोई भी नहीं बचनी चाहिए, वो सब पूरी होनी चाहिए, लेकिन हमें लालची नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग नेचर को देखते हैं, नेचर में केवल अपने बच्चों की व्यवस्था सब करते हैं। जैसे कोई भी जीव को आप लेंगे वो अपने बच्चे की व्यवस्था के लिए काम करेगा। अपने चीज पक्षियों को देखेंगे वो भी बच्चे की व्यवस्था भोजन की करता है। कब तक? जब तक कि वो उड़ना नहीं सीखता, अपने खुद से अरेंजमेंट नहीं कर सकता। पेड़ पौधे सब कुछ देते हैं ताकि वो अपने जीवन को चला सकें। ऐसे ही मनुष्य को भी चाहिए। लेकिन जब हम 7 पीढ़ियों का, आगे की 10-10 पीढ़ियों की व्यवस्था करने लग जाते हैं तब थोड़ा अननेचुरल बिहेवियर हमारा होने लगता है। ये हम लोगों को समझना चाहिए। और जितनी हमारी ज़रूरत है, जैसे इस खासकर लॉकडाउन ने तो बड़े अच्छे से सिखा दिया। जब हम घर में रहते थे तो हमारे 2 या 4 जोड़ी कपड़े में सारा काम चला और बेहतरीन तरीके को। इसलिए नीड्स जब मिनिमम हो जाती हैं तो नेचर से हम लोग बड़े लिमिटेड को हमारा व्यवस्था आराम। दूसरा हम लोगों को समझना है कि हम लोग जितने प्रदूषण की बात करते हैं चारों तरफ, मेरी निगाह में तो केवल 2 ही तरह के प्रदूषण हैं इस पृथ्वी पर। पहला प्रदूषण जो है वो तो है जनसंख्या क्या, क्योंकि जितना ये पॉपुलेशन बढ़ता है, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा ये पॉल्यूशन बढ़ता है।
इसलिए पहला जो पॉल्यूशन है वो पॉपुलेशन का है, और दूसरा जो पॉल्यूशन है इस मनुष्य के अंदर जो विचारों की गड़बड़ है। हमारे कि इसमें स्वार्थ आता है, तब वो चारों तरफ बाहर एक्सप्लोर होता है और हमें अलग अलग रूप में दिखाई पड़ता है। इसलिए सबसे पहले हमें इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो पॉल्यूशन पॉपुलेशन भी कंट्रोल होना चाहिए, और हमारे विचार को इस तरह के वातावरण में होना चाहिए जहाँ के लिए मैं वाकई सबसे पहले तो अपनी शिक्षा व्यवस्था को दोषी मानता हूँ कि उसने हमारे जो रिसोर्स की थ्योरी पढ़ानी शुरू की और ये ब्रिटिश थ्योरी पढ़ानी शुरू की, और भारतीय शिक्षा व्यवस्था से गलत लेकर इस व्यवस्था में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था में लेकर गई, यहाँ पर गड़बड़ हुआ। तो हमें थोड़ा सा उसको ठीक करने जैसी बहुत ज़रूरत है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों को अब ये समझना होगा कि क्या जो हम लोग अब चारों तरफ पर्यावरण की, हरियाली की, जल की बात करते हैं, इनके लिए हम लोग क्या कैसे कैसे व्यवस्था कर सकते हैं। देखो, मज़े की बात यह है कि एक समय के साथ बड़े सिस्टम से हम लोगों को जो हमारे नेचर के जितने भी साधन दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे तालाब दिखाई पड़ते हैं, हमारे पास बहुत सारे जंगल दिखाई पड़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो तालाब, जंगल या और जो एलिमेंट आपको दिखे, व्यवस्थाएं जो दिखी, ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ के लोकल लोगों द्वारा तैयार की गई हैं। आप भारत के किसी भी गांव में जाएं, सभी गांव में आपको 3 तालाब या 3 पोखर जरूर मिलेंगे। उसमें एक पोखर होगा जो बहुत बड़ा होगा, वो इतना बड़ा होगा कि उस पूरे गांव की कम से कम 3 से 5 साल की व्यवस्था को चला सकता है। 2 तालाब ऐसे होंगे जो कम से कम 1 से 2 साल तक उस गांव की व्यवस्था को चला सकते हैं। और उसमें भी एक बाइफर्केशन था कि एक छोटा तालाब ऐसा होगा जो पशुओं के लिए भी है, और बड़ा तालाब वो ऐसे होगा जिसमें मनुष्य पीने के पानी की व्यवस्था करता है। और वो इसलिए था बेसिकली कि हम लोग उन वहाँ गांव के लोग ही उसको खोदते थे, ये भी ध्यान रखें। उन पोखरों का मालिक भी वहाँ के गांव के लोग होते, पंचायत होती, इसलिए उनके अंदर उसके साथ जुड़ाव का भाव था। यदि वो उसमें कभी कुछ खोदते तो इसलिए खोदते थे क्योंकि हम तालाब की जब डीसिल्टिंग करते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखना चाहिए कोई भी तालाब होगा, कोई भी वाटर बॉडी होगी, कोई नदी होगी, वो कम से कम 3 फीट अपने आप को ज़मीन से ऊपर, उसमें मतलब सिल्ट जम जाती है हर साल। इसलिए उसको यदि हम उतना खोद देते हैं 3 फीट तक, तो वो तालाब का जीवन स्वाभाविक रूप से चलता है, वो स्वस्थ रहता है। जैसे हम नहाते हैं ना, इसी तरह से वो भी एकदम ताज़ा हो जाता है। इसलिए कोई भी नदी बहती है तो उसमें जो रेती हम खनन करते हैं, यदि 3 फीट तक रेती हम निकालें तो नदी स्वस्थ रहती है। लेकिन यदि हम उसको 30 फीट और ज़्यादा ज़मीन मिट्टी तक निकाल लें, तब गड़बड़ होती है नदी के साथ भी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये देखना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों का उससे जुड़ाव रहता है, तो इसलिए वहाँ के मालिक वही थे। तो वहाँ पर पौधे लगाना, वहाँ का रखरखाव करना, वहाँ के गांव के लोग खुद करते थे। लेकिन अब समय के साथ गड़बड़ कहाँ पर हुई? गड़बड़ ये होने लगी कि जब ब्रिटिश समय आता है, उसने एक एक उनको सरकारी तत्व ने अपने हाथ में ले लिया। शिक्षा व्यवस्थाएं थी, शिक्षण संस्थाएं सब अपने हाथ में ले ली, और एक एक करके ये जो सारे एलिमेंट थे ये सब हमसे छीन लिए। जब ये व्यवस्थाएं छीन ली तो फिर उसके बाद जो अगली पीढ़ी आई, उस अगली पीढ़ी के 3-4 पीढ़ी बाद के हम लोग हैं, तो हम लोगों ने जन्म के साथ यही व्यवस्था देखी कि ये जो तालाब होते ये सरकार बनाती है। हम लोगों ने ये देखा कि ये पेड़ पौधे, ज़मीनें सब सरकार की है, तो हम लोगों का उसके साथ अटैचमेंट नहीं बचा। जब अटैचमेंट नहीं हुआ तो ना हमने उसकी रिस्पेक्ट की, ना उसकी हमने केयर की, और हम लोगों ने उससे अपनी दूरी बना ली। जैसे हम उससे अपनी दूरी बना लेते हैं, उसी वक्त ये समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और यही लोग वो भी चाहते थे जो ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत है, जो हमारा जुड़ाव है, वो टूटना चाहिए किसी भी तरह से। और उसी का आज हम लोग जो देखते हैं खामियाजा भुगत रहे हैं कि हमारे गाँवों में तालाब आज भी हैं, लेकिन वो जीवन के तौर पर नहीं है, मृत्यु के तौर पर है, क्योंकि उनमें हमने कूड़ा करकट डालना शुरू कर दिया। पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे यदि हम रात को कोई लगा भी जाता है सरकारी सड़कों के आसपास, तो हम लोग उनको उखाड़ लाते हैं, क्योंकि हम लोगों का उससे जुड़ाव जैसा नहीं है। इसलिए जुड़ाव करने के लिए अब गवर्नमेंट को यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रमोशन करना पड़ेगा। अब प्रमोशन करने का तरीके क्या हो सकते हैं? जैसे हम एक एग्जाम्पल दें, हम लोग ये कर दें कि भाई पेड़ लगाओ और फल पाओ, ये एक योजना चला दें। ये योजना क्या हो सकती है? ये योजना ये हो सकती है कि आप लोग क्या करिए कि आप लोगों के पास खुद के पास ज़मीन नहीं है, मान के चलिए बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास ज़मीन नहीं होती, तो आप सरकारी जैसे सड़क है या कोई ज़मीन है, उसमें आप एक फल का पेड़ लगाइए, 10 लगाइए, 50 लगाइए, और उनका रख रखाव भी आप करिए। और आप लोग जो पौधा लगाएंगे, वहाँ का जो एक अधिकारी होगा, चाहे वो एसडीएम होगा या बीडीओ होगा या वहाँ की पंचायत होगी, वो एक सर्टिफिकेट आपको इशू कर देगी कि ये पेड़ इस व्यक्ति का है।
इट मीन्स कि जब इस पर फल लगने होंगे, फल आप मिलेंगे। जब तक वो पेड़ 50 साल 100 है तो उसके हर साल के फल आपके होंगे। हाँ, पेड़ का मालिक सरकार होगी, लेकिन फल के मालिक आप होंगे। इससे क्या होगा, लोगों में होड़ बनेगी। क्योंकि क्योंकि मैंने 20 या 25 पेड़ लगा दिए फल वाले, आम के लगाता हूँ, जामुन के लगाता हूँ, या कोई और लगाता हूँ, तो उससे मुझे क्या लगेगा, मुझे रोजगार मिल जाएगा। मुझे 20 पेड़ों के आम मिलेंगे हर साल, तो मेरे जीविका चलाना बहुत आसान हो जाएगा। और उन लोगों के लिए मिल गया जिनके पास खुद की ज़मीन भी नहीं थी, तो ये बहुत सहज जैसा हो गया। इससे लोगों में एक होड़ होगी, हम ज़्यादा लगा सकें। हमारे पास तालाब हैं बहुत सारे, हमारे तालाबों पर आजकल एनक्रोचमेंट होता है, उनको गंदा किया जा रहा है, डंप यार्ड की तरह यूज़ किया जा रहा है। यदि हम लोग उसमें छोड़ दें, भाई आप लोग ऐसा करिए, इसमें सिंगाड़े बोएं, आप लोग यहाँ पर कुछ और फूल जैसे कमल खिलाएं, उनकी खेती करिए, लेकिन इसका संवर्धन रखना, इसको मेंटेन करना, ये आपकी जिम्मेवारी होगी। इसके अलावा चार्ज आपको कुछ नहीं देना। तो मैं समझता हूँ लोगों की होड़ लग जाएगी कि हमें मिल जाए, को मेंटेन भी करेंगे। और अपनी जहाँ पर फसल लगती है ना, वहाँ पर हमारे यहाँ छोटे मोटे पत्थर भी होते हैं, गंदगी होती है, हम तो तुरंत उठा साफ करते हैं उसको। इसी तरह से वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें होंगी कि जिस व्यक्ति को ये अधिकार मिल जाएगा वहाँ पर उगाने का, ये खेती का अपने तरीके का, वो उसको मेंटेन करेगा। तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे जो तालाब की हालत ख़राब है, उनके दोबारा से एक तरह से पुनर्जीवन जैसा होने लगेगा, और एक एक करके बहुत सारी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। आप लोग अब जैसे दिल्ली को देखें, एक और तीसरे आगे हम आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली को देखें तो हमारे पास दिल्ली में लुटियंस दिल्ली है जो राजधानी कहलाती है। उसमें आपको मज़ा होगा, जानकर अच्छा लगेगा कि नंबर 1 पर तो हम लोग कहते हैं कि हमारे ब्राज़ील की कैपिटल है रियो डी जनेरियो, वो सबसे ग्रीन कैपिटल है वर्ल्ड की। और हमारी जो दिल्ली है, नई दिल्ली जो है, वो तीसरे नंबर की ग्रीन कैपिटल है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा पेड़ हैं इसमें। तो ये पेड़ कहाँ से हैं? क्योंकि हमारे घर के आंगन में आगे और पीछे जहाँ जहाँ जगह है हम लोगों ने पेड़ पौधे लगाए। आप लोग यदि भोपाल शहर में जाएं, और भी कई सारे शहर हैं, उनमें आप लोग देखेंगे कि उन्होंने घरों में आगे और पीछे पेड़ लगाए। तो क्या ये कल्चर हम अपने यहाँ डेवलप नहीं कर सकते? मैंने माना कि सभी लोगों के पास उतनी ज़मीन नहीं होती घर की। बहुत से लोगों के मकान बहुत छोटे होते हैं शहरों में, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ जिन लोगों के पास जगह उपलब्ध है, यदि वो सही मायने में छायादार या फलदार बड़े पेड़ लगाते हैं, जिनको हम अपनी भाषा में शतायु वृक्ष कहते हैं, उसके बाद हम लोगों को पता लगेगा कि वास्तव में कितना बेहतरीन एक संकल्प या प्रकल्प हम लोग भविष्य में देख पाएंगे, जिसके बाद ये ग्रीनरी आती है। क्योंकि ये एक दिन का नहीं है, लेकिन हमारे स्वभाव में ये कहीं ना कहीं लाने जैसी ज़रूरतें हैं। इसके साथ ये बदलाव बहुत सारे आते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम लोगों ने जो अभी तक ये बातें रखी हैं, इन बातों से हम लोग थोड़े छोटे एक संकल्पनाएं लेकर चल रहे हैं कि किस तरह से हम लोग भविष्य के साथ एक न्याय कर सकते हैं। लेकिन सबसे आगे और बड़ी बात इस बात को होती है कि हम लोगों ने अपने आप को इनके नेचर के तत्वों के साथ जोड़ना होता है। मनुष्य ने क्या किया कि अपने आप की दूरी बना ली है। मनुष्य ने एक गलत फहमी पैदा कर ली कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, और सबसे बड़ी गलत फहमी ये पैदा कर ली कि केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ। वो और मनुष्यों को भी अपने से छोटा मानता है, वो और जीव जगत को भी अपने से छोटा मानता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनकी मेमोरी हमसे ज़्यादा अच्छी है, या ऐसे जीव जंतु हैं जिनकी सेंसेशन हमसे ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि आप और हम लोग तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन पाते हैं, या ऐसे जीव जंतु भी हैं जो इससे कम वॉल्यूम पर भी सुन पाते हैं, हर्ट्ज पर भी, और उससे ज़्यादा पर भी सुन पाते हैं, तो वो हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हुए। ऐसे हर दिशाओं में यहाँ पर ऐसे मेडिटेशन के तरीके हैं बहुत सारे जीव जंतुओं के जो हम नहीं कर पाते। यहाँ पर बहुत वैरायटी हैं जो हमसे ज़्यादा क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हम यदि श्रेष्ठ हैं तो उसका कारण एक है कि हम लोग जो और जीव जगत कर पाता है उसकी भी व्यवस्था हम कर पाते हैं। इसलिए हम लोग सभी जीव जगत से बेहतर कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास व्यवस्था करने के तौर तरीके हैं। तो इसलिए यदि हमारे पास ये तौर तरीके हैं तो व्यवस्था सबके लिए होती है। इसलिए यहाँ अक्सर मैं एक बात बोला करता हूँ कि हमारे पास जब दो शब्द होते हैं, एक शुभ और लाभ का, तो इसको भी हमें व्यवहारिक जीवन में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि बिट्सर्स ने हमें एक अलग थ्योरी दे दी। उन्होंने केवल और केवल लाभ की जब चर्चा की तो बहुत खतरनाक मामला हो गया। लाभ किसको कहते हैं? लाभ उस स्थिति को कहा जाता है जब केवल कोई व्यवस्था मेरे लिए तो कमाई का साधन बन जाती है, चाहे दूसरों का कितना भी नुकसान होता रहे। उदाहरण के तौर पर मैं क्या करता हूं कि मैं पेड़
पेड़ों को काट कर मैं बेच देता हूँ, मुझे बहुत पैसे कमाई होती है। लेकिन इससे क्या हुआ, और सबका नुकसान हो गया, और सब में हालांकि मैं भी शामिल हूँ, मेरा भी नुकसान होगा, लेकिन वो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ता। तो वो पेड़ काट के मैंने बेचने शुरू कर दिए, या मैंने शराब बेचनी शुरू कर दी। इससे मेरी इनकम तो बहुत हुई, लेकिन जिन जिन लोगों का पास मैंने वो शराब पहुंचाई, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हुई, उनके घट नीचे गया, उनका सोशल रेस्पेक्ट भी नीचे गया, उनकी हेल्थ क्वालिटी भी नीचे गई, और सब तरह से उनके परिवार का जो विघटन हुआ, हिरास हुआ, उसका बेसिकली दोषी मैं ही हूँ। लेकिन मैंने केवल अपने लाइफ के लिए, अपनी इनकम के लिए उसको किया, तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरह से जब केवल मेरे लिए प्रॉफिट होता है, बाकी सबके लिए नुकसान जैसा होता है, उसको हम लोगों ने लाभ बोलते हैं। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा ये समझना है, जो शुभ होता है, शुभ क्या होता है, एक ऐसी व्यवस्था होती है जिससे मैं अपना जीवन चलाता हूँ, उसमें वो सबके लिए कल्याणकारी होता है। सबके लिए कल्याणकारी कैसे हो सकता है, जैसे मैं कोई पेड़ लगाता हूँ, वो जो पेड़ लगाया उससे मैंने फल जो बेचे, वो फल से जो कमाई हुई मेरी हुई। लेकिन अब यहाँ सोचने जैसी बात है कि जो पेड़ से ऑक्सीजन गई वो सबके लिए कल्याणकारी है। उसमें जो फल लगे, मैंने फल बेचे, तो जिसने भी वो फल खाया उन सब के लिए भी वो कल्याणकारी है, और उससे जो कमाई हुई वो मेरे लिए भी कल्याणकारी है। इस तरह से मैं लोगों को शिक्षित करता हूँ, ये भी सबके लिए कल्याणकारी है। इस तरह की बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारी आजीविका की हैं। इसलिए किसान जितना भी उगाता है वो लोगों तक पहुंचा पाता है, तो वो सबकी हेल्थ का ध्यान रख रहा है, सबका जीवन चलाने के लिए काम करता है, इसलिए उसकी इनकम जो हुई वो कल्याणकारी है। तो वो शुभ हो गया सबके लिए। शुभ जो होता है वो सबके लिए कलेक्टिव जो कल्याणकारी होता है उसको शुभ कहते हैं। इसलिए भारतीय दर्शन में शुभ लाभ की बात है कि पहले नंबर पर वो शुभ होना चाहिए। ऐसी मेरी कोई इनकम ना हो जो कि दूसरों के लिए, किसी के लिए भी नुकसानदायी हो। जब सबका होगा कल्याण, तो सब में मैं भी शामिल होता हूँ, तो सबके लिए वो बेहतर होता है। और इस तरह से जो वाइब्रेशन और जो वातावरण बनता है वो कल्याणकारी भी होता है और वो प्राकृतिक होता है। इसलिए वो नेचुरल फॉर्मेट में जब हम चलते हैं तो सबसे ज़्यादा सहज हम लोग महसूस करते हैं। इसलिए सहजता के लिए हम लोगों का सारा जीवन चलता है। हम लोग अक्सर जब भी देखेंगे कि जब हम लोगों का जीवन का जो जीने का तरीका होता है, उस जीने के तरीके की वजह से हमारे अंदर भी उस तरह के विचार आते हैं। क्योंकि हमारा अपना एक वातावरण तैयार होता है, और उस वातावरण के वजह से ही हम लोगों का व्यवहार बनता है। इसलिए हम कहते हैं ना, व्हाट्स एवर वी थिंक वी डू एंड व्हाट्स एवर वी डू वी बिकम। हम जैसा चिंतन करते हैं, सोचते हैं, हम वैसा करने लगते हैं, और जैसा हम करते हैं वही हम बन जाते हैं। इसलिए जैसी संगत में और जैसे वातावरण में हम लोग रहेंगे, वैसे हमारे अंदर विचार आने लगेंगे। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग ऐसे लोगों की संगत में अब आए जिनमें एक होड़ मची थी कि जो जितना ज़्यादा लाभ के लिए काम करेगा वो उतना बड़ा कहलाएगा। इसलिए अब बड़े की परिभाषाएं बदलने गई। तो यहाँ पर हम लोगों को दोबारा से सोचना है कि वाकई क्या हम लोग नेचुरल बिहेवियर कर पा रहे हैं। और जब तक हमारा नेचुरल बिहेवियर नहीं होगा, हम लोगों का जो जीवन बल है, जो हमारा आत्म बल है, वो हमेशा कमज़ोर रहेगा, और जिसकी बदौलत हमें बहुत तरह की समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। क्योंकि आज भी यदि हम लोग कोविड-19 की बात करते हैं, तो ये कोरोना वायरस भी हम लोगों को ये बड़े समझ लेना चाहिए अच्छे तरीके से कि यदि ये मैन मेड भी है, तो इसके पीछे विज्ञान अपने आप है कि कहीं ना कहीं विध्वंसक हमारा डिस्ट्रक्टिव माइंड जा चुका है। इसका मतलब यही था कि दूसरों का कितना भी नुकसान हो, लेकिन हम लोगों का अपना लाभ हो जाना चाहिए। तो इस तरह की जो लाभ की प्रवृत्ति, वो चाहे चाइना की रही या किसी की भी है, तो इसी की वजह से आज हम पूरा सब लोग ये महसूस कर रहे हैं। और एक आप लोगों ने खुद महसूस कर लिया होगा कि जब एक छोटे से वायरस की वजह से पूरी पृथ्वी का लाइफ स्टाइल बदल सकता है, सब डिस्टर्ब जैसा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये समझने जैसा है, ये एक अलार्म है, अपने आप में एक मैसेज है कि हम लोगों को व्यवहार अपना नेचुरल करना ही होगा। और क्योंकि यदि अभी भी हम लोग इस दिशा में नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब और डिस्ट्रक्टिव दिशा में हम लोग जाएंगे। और शायद उसके बाद ये जो हमारे दर्शन में चलता है ना, युग परिवर्तन जैसा, कहीं ऐसा ना हो जाए और हम लोग ऐसे हों कि बाद में हमें बड़ा पछतावा हो या परेशानियां हों। ये हम लोगों को थोड़ा सा देख लेना चाहिए। और नेचर तो इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग हमको देता है, इतना ज़्यादा जीवन हमको देता है कि यहाँ पर हम लोग जैसे उसको थोड़ा सा भी देते हैं, उससे कई गुना हमें लौट आता है। एक उदाहरण मैं जनरल अपने साथियों से चर्चा करता हूँ, क्योंकि आप लोग कभी भी कोई पेड़ लगाते हैं,
आप लोग कभी किसी जल के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं, आप इस दुनिया में किसी के साथ भी अपने आप को जोड़ने की कोशिश करिए। आप किसी जीव के साथ अपने आप को जोड़िए। आपको याद रखना चाहिए कि यदि आपके अंदर बड़ी सहजता है, बड़ा उनके साथ अपनापन है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आप जुड़ते हैं, तो वो आपके लिए अपना सब कुछ देने को तैयार होता है। इसलिए यदि आप एक पौधा या पेड़ लगाते हैं और उस पेड़ का आप लोग यदि रक्षा करते हैं, बचपन से बड़े होने तक आपने उसको पाला पोसा है, पौधे को पेड़ तक बनाया है, तो आप लोगों का उसके साथ जब जुड़ाव होता है तो वो पेड़ भी आप लोगों के लिए अपना जीवन देने को तैयार होता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी हम तनाव में होते हैं तो जो पेड़ मैंने लगाया, जिससे मैं रोज़ाना बात करता हूँ, यदि उसके पास जाके बैठ जाता हूँ तो बड़े सहज महसूस करता हूँ, मेरा तनाव खत्म हो जाता है। वो मुझे बड़ा नेचुरल सा बना देता है, इम्बैलेंस को मेरे को बैलेंस करता है। सारे एक्यूपेंचर, सारे एक्यूप्रेशर और जितनी भी तरह की विद्याएं हो सकती हैं, क्योंकि वो अपनी तरफ से जो वर्षा करता है ऑक्सीजन की और जितनी वाइब्रेशन ब्लेसिंग्स की, वो मुझे नेचुरल बनाती हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब भीष्म की हम कहानियाँ पढ़ते हैं, क्योंकि वो नदी को, गंगा को अपनी माँ मानता है, इसलिए वो जब जब तनाव में होते हैं केवल तब तक वो गंगा के पास जाते हैं और गंगा उनको अपने ब्लेसिंग से उसको सबको सामान्य करती है। इसलिए हम लोग जब भी अपने आप को असहज महसूस करते हैं तो अक्सर कहते हैं कि हम पहाड़ों में जाते हैं, हम नदियों के पास जाते हैं, हम तालाब के पास जाते हैं, हम पेड़ों के बगीचे में जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। और एक और बात याद रखना चाहिए कि मनुष्य इतना अभी बड़ा नहीं है कि वो नेचर को कंट्रोल करे। मनुष्य नेचर का एक छोटा सा कंपोनेंट और एक छोटा सा टाइप है लाइफ का, स्पीसीज़ का। इसलिए इसको अपने आप को लिमिट में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेचर जो होता है वो हमें चलाता है, हम नेचर को नहीं चलाते हैं। और इस नेचर की जो वजह से सारा सिस्टम बड़े व्यवस्थित तरीके से है, और हम लोग जब अव्यवस्था फैलाते हैं तो सबसे पहले हम लोग अपने आप के लिए ही जिस डाल पर बैठते हैं वहाँ को उसको काटने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग इतना आज का विचार रखें, ताकि समय की मर्यादा है, ताकि और लोगों का भी नुकसान ना हो। सबके लिए शुभकामनाएं। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप लोग अपने प्रश्न रखें, ताकि उस पर हम लोग आगे की बात कर सकें। प्लीज़। बाकी इस पे और कोई बातें तो ढेर सारी हैं। जैसे मैंने अभी कहा था कि 50 किलोमीटर के दायरे का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नेचर और क्लाइमेट उसको तैयार करती है। यदि उस 50 किलोमीटर के दायरे में जो चीज़ें होती हैं, मान के चलिए आम होते हैं, या ये ज़मीन का इसके लिए अमरूद के लिए अच्छी है, या टमाटर के लिए अच्छी है, या मिर्च के लिए अच्छी है, या फिर जो भी वहाँ का प्रोडक्शन है पर्टिकुलर टाइप का, उसके लिए जो अच्छी है, तो वहाँ के लोगों को वही चीज़ उगानी भी चाहिए और उसी के अनुसार उनको छोटे छोटे अपने कुटीर उद्योग लगा देंगे। तो मैं समझता हूँ कि जब वहाँ पर प्रोडक्ट पूरा मिलता है उस मात्रा में, तो वो बेस्ट भी होता है और वहाँ के लोगों के रोज़गार के लिए बड़ा साधन हो सकता है। हम लोग क्योंकि बिखरे होते हैं अलग अलग जगहों पर, इसलिए हम लोग गड़बड़ करते हैं। यदि उस व्यवस्था के हिसाब से करेंगे तो बेहतरीन होगा। इनसे आप लोगों को अपने आप पता लगेगा कि जल भी जितना उस क्षेत्र में प्रकृति जल देती है, उसी के अनुसार वहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम अपने आप सेट करती है। मिट्टी भी वैसी बन जाती है, वहाँ का टेम्परेचर भी वैसा ही बन जाता है, पानी की व्यवस्था उतनी बन जाती है। इसलिए उसके अनुसार ही हमें करना चाहिए। अभी हम जैसे हरियाणा को देखते हैं, उत्तर प्रदेश को देखते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर धान उगाया जाता है। ये अननेचुरल है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन इसके लिए नहीं बनी है। यहाँ धान कहाँ पर होता है? जहाँ पर ज़मीन में बहुत पानी ऊपर सतह पर बिखरा होता है, बहुत सारे जलाशय बने होते हैं। जैसे हम लोग बिहार में जाते हैं, बंगाल में जाते हैं, वहाँ पर 12 मास पानी भरा रहता है बहुत सारी जगहों पर। तो वहाँ के लिए धान होता है, यहाँ के लिए थोड़े के ज़मीन के अंदर से हम पानी निकाल के लाएं। इसलिए आप लोग देखते हैं कितनी व्यवस्थाएँ डिस्टर्ब हो गई हैं, वाटर टेबल कितने नीचे चले गए हैं, लोगों के स्वास्थ्य में भी गड़बड़ हुई है। तो पृथ्वी या प्रकृति का भी विनाश हुआ और मनुष्य का भी हुआ। ये सारी चीज़ें अननेचुरल की वजह से हुई। तो यहाँ पर जो मैंने बातें रखी, यदि हम इनके अंदर के विज्ञान को खोलते चलेंगे तो ये बहुत बड़ा डायमेंशन बन जाएगा, बहुत बड़ी दिशाएं, हर दिशा में अलग अलग हम बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हो गया है आज के समय में कि हम लोग एक छोटा सा इतना ध्यान रखें, जो जैसे निर्धारित किए वहीं के अनुसार यदि हम उसके थोड़े से रोजगार के साथ जोड़ दें तो लोगों को बड़ी सहजता हो जाती है उसको स्वीकार करने में। जब तक हमें उसमें से रोजगार नहीं जुड़ता तो लोग बहुत कम मात्रा में उससे जुड़ पाते हैं। इसकी व्यवस्था करने के लिए हम चाहे स्वयंसेवक समूह बनाएं, अपनी अपनी संस्थाओं को जोड़कर काम करें,
और वहाँ के जो कंसर्न एक्सपर्ट लोग हैं वहाँ के लिए क्या बेहतर हो सकता है। किसान ऐप आते हैं, भारत सरकार बहुत सारे काम कर रही है, उस तरह से यदि हम लोग सोचेंगे तो मैं समझता हूँ बेहतरीन हम काम कर पाएंगे। और जो हम लोग मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा प्रकल्प और संकल्प तभी पूरा हो सकता है जब हम लोग वहाँ के लोकल जो वैरायटी है, इस तरह से भारत के बहुत सारे क्षेत्र अपने अपने क्लस्टर्स में बट जाएंगे और वहाँ की जो उनकी खुद की गुणवत्ता है उनके आधार पर वो काम करेंगे, तो वो उस क्षेत्र के लिए जाने जाएंगे, उस काम के लिए जाने जाएंगे। जैसे इतिहास में आप देखते हैं, कोई क्षेत्र हल्दी के लिए जाना जाता है, कोई क्षेत्र अपने पर्टिकुलर पीतल के लिए जाना जाता है, कोई कुछ फलानी नगरी है, कोई ये नगरी है, सब नगरियों के अपने अपने गुण हैं, तो वो उसी के आधार पर हैं, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ प्रचुर मात्रा में नेचुरल तरीके से की जाती है और वहाँ के लोग उसमें एक्सपर्ट होते हैं, उनका रोज़गार बेहतरीन चलता है और वहाँ से पूरी दुनिया उससे लेना खरीदना पसंद करती है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों को बस ये देखना है कि हमें शुभ की ओर चलना चाहिए ताकि सब कुछ कल्याणकारी हो। बाकी प्रकृति ने कोई कमी नहीं दी हम की हमें देने में। जितना ज़्यादा बेहतरीन भारत को दिया है उतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिया। मैं इतना बता दूं, जिस प्रकार से सारे जीव जंतुओं को मिलाकर मनुष्य बनता है, जितना सारे जीव जंतुओं से मनुष्य श्रेष्ठ है, इसी प्रकार से पूरी पृथ्वी पर जितने देश हैं उन सब से श्रेष्ठ भारत है। और उन सब को मिलाकर जो क्लाइमेट बनेगा, जो वैरायटी बनेगी, वो उससे कहीं ज़्यादा अकेले भारत में उपलब्ध है। बस उसको जानने और समझने की ज़रूरत है। एक बार हम इसको समझ जाएंगे तो हम ही इस पृथ्वी पर सारे देवताओं को धन्यवाद करेंगे कि हमें यहाँ जन्म दिया और इतनी वैरायटी इतनी सहजता के साथ उपलब्ध दी, हमें इतनी गंगा नदी जैसा जल दिया, हमें यहाँ पर इतना बड़ा मैदान दिया जो बंगाल तक जाता है अपने पंजाब से, इतनी फर्टाइल लैंड हमारे पास है, इतनी वैरायटी हमारे पास है, इतना अच्छा क्लाइमेटिक जोन हमारे पास है, इतना अच्छा वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में हमारी लोकेशन है। हर दिशा में जो भी आप जानना चाहते हैं, हमें बर्फ़ के पहाड़ चाहिए, हमें मैदान चाहिए, हमें समुद्र चाहिए, तो सभी तरह के यहाँ पर क्रिएटिव एक्टिविटी हम कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ उपलब्ध करा सकते हैं। बस हम नागरिकों को प्रकृति को समझना है, उसके साथ जुड़ना है और उसी के साथ सहज व्यवहार करना है, तो उसके बाद पता लगेगा कि हमारा जीवन जीने का तरीका बदल गया है और हम लोग बड़ी सहज स्थिति में आ गए हैं और हमारा जीवन उतना कल्याणकारी है जिस पर हम भी गर्व कर सकें और उम्मीद करते हैं कि ऐसा जीवन हो जाएगा जिसके लिए शायद हमने जन्म लिया है और हम अपनी क्षमताओं के साथ न्याय भी कर पाएंगे। जब हम ऐसा कर पाते हैं तब हमारा व्यवहार नेचुरल होता है और वही सबके लिए कल्याणकारी भी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जितनी व्यवस्थाएँ हैं उन सब के साथ हम अपने आप को जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे। कोई किसी का पराया नहीं है, सब अपना ही है, सबके साथ बड़ी सहजता के साथ हमें पेश होना है और किसी भी तरह की यदि कोई विभिन्नता है तो उसको ब्लेसिंग के तौर पर लेना है, उसको अपनी ईगो पर, अपनी नेगेटिविटी में नहीं लेकर जाना। उसके बाद हम लोग मानेंगे कि जैसे पृथ्वी सबके लिए बारिश की व्यवस्था करती है, वायु की व्यवस्था करती है, मिट्टी की व्यवस्था करती है, उसी प्रकार से हम भी सबके लिए सारी व्यवस्थाएं करें, उस तरह का उसमें सहयोग करें, तब हम लोगों का जीवन सार्थक है और तभी हम लोग बड़े नेचुरल जीवन जी पाएंगे। और उसी दिन हमारे को पता लगेगा कि जो पर्यावरण दिवस है वो हमारा रोज़ाना ही मनता है वैसे, लेकिन आज क्योंकि ये तथाकथित तरीके से घोषित किया गया है तो हम लोग इसको भी मान लें। और एक बात और छोटा सा जोड़ दूं, क्योंकि इस बार 2020 का जो थीम है यूनाइटेड नेशंस ने जो इस बार वर्ल्ड डे के लिए डिसाइड किया वो वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ को लेकर है। इट मीन जितनी स्पीसीज़ हैं, तो हम लोगों को यहाँ थोड़ा समझ लेना चाहिए कि जो हम लोग एक बात करते हैं ना कि हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, अच्छी बात है पेड़ लगाइए, लेकिन मैं एक बात बोल देता हूँ कि भारत में पिछले 10-15 सालों से जितने पेड़ लगाए जा रहे हैं, जितने लोग अपने आप को दावा करते हैं मैंने इतने पेड़ लगाए, तो यदि उस हिसाब से नापते तो अब तक हम अरबों पेड़ लगा चुके हैं, लेकिन वो लगे कहाँ हैं वो आपको और हमको दोनों को दिखाई नहीं पड़ रहे, बल्कि उनकी संख्या घटती जा रही है दिनों दिन। तो इसलिए लेकिन हमें याद रखना है, आज के बाद हम यदि ये भी प्रण कर लें कि आज के बाद हम किसी पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी एक बात रखी थी संतति की, क्योंकि प्रकृति का एक गुण होता है संतति बनाना और पालन करना। इसलिए यदि ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये एक अपने को अब हजारों गुना कर लेते हैं। आप लोगों के यदि आप 3 साल तक डिस्टर्ब पर भी पेड़ पौधे उग जाएंगे, आपकी दीवारों पर भी पेड़ पौधे उग जाएंगे, आपकी सड़कों के किनारों पर भी पेड़ पौधे उग जाएंगे, सभी जगहों पर हो जाएगा। और डाइवर्सिटी जब बनती है, जहाँ पर जंगल होता है,
हम में से अक्सर लोग समझते हैं कि हम बागवानी करते हैं, बाग बगीचे बनाते हैं तो उससे हम लोगों ने बड़ा अच्छा नेचर का काम किया। ऐसा नहीं होता। हम जब उन पेड़ पौधों को काट डालते हैं तो हमारे अंदर एक खुशी ब्यूटी को लेकर तो होती है, लेकिन उसमें लाइफ फोर्स जैसा बहुत कम होता है। जिस तरह से एसी के बाद जो हवा आती है कमरे में, उसमें जीवन तत्व खत्म होने लगता है, बहुत कम बचता है। इसी प्रकार से जब हम पेड़ पौधों को काट कर उसकी व्यवस्था बनाते हैं, वो हमें देखने में तो सुंदर लगता है, लेकिन उसके साथ बड़ा कष्ट हो रहा होता है। वो उस तरह के लिए नहीं बना, वो उसका नेचुरल रूप नहीं है। वो पेड़ अपने एक नेचुरल रूप से दूसरे तरह से चलना चाहता है। इसलिए आप उससे वो जीवन की कामना उम्मीद ना करें। यदि आप लोग डाइवर्सिटी चाहते हैं, बायोडाइवर्सिटी चाहते हैं, तो हम लोगों को छोटा सा जंगल बनाना पड़ता है। जंगल का मतलब है बेतरतीब तरीके से, जहाँ पर हजारों तरह के पेड़, आप लोग किसी भी गांव में जाएं तो उनकी एक वनी होती है। वनी मतलब एक छोटा सा जंगल, जो 4 एकड़ का, 6 एकड़ का, 10 एकड़ का, 2 एकड़ का भी हो सकता है। उसमें हजारों तरह के पेड़ उलझे उलझे जंगल की तरह होते हैं। उसी में सारे जीव जंतु पलते हैं। इसलिए बगीचे में जीव जंतु नहीं पलते, जंगल में पलते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था ही प्रकृति बड़े अच्छे से कर पाती है। और उसलिए अभी इस साल का जो थीम रहा कि ये बायोडाइवर्सिटी का, तो यदि आप और हम कुछ कल्याणकारी करना चाहते हैं तो हम लोग अब सभी गांवों में जाकर ये व्यवस्था की बात कर सकते हैं कि अब वो अपना अपना जो छोटी बनी है उनके लिए वो काम कर सकें। छोटे जो हमारे तालाब हैं इनके लिए हम काम कर सकें। वहाँ की जो लोकल प्रोडक्शन होनी चाहिए उनके लिए हम काम कर सकें। और इसके बाद प्रकृति के सारे घटकों का हम सम्मान करें। उससे हमें पता लगेगा कि वाकई प्रकृति कितनी बेहतरीन है, कितनी सुंदर है और कितने बेहतर तरीके से हमारे जीवन की व्यवस्था की है। क्योंकि हमारे जीवन की व्यवस्था जितनी बेहतर तरीके से इसने अरेंजमेंट किया है और कोई नहीं कर सकता। हम और आप पूरा जीवन कमाते कमाते रह जाते हैं, फिर भी अपने एक सिंगल घर की व्यवस्था नहीं कर पाते। लेकिन प्रकृति ने इन अरबों लोगों के लिए इतना बेहतरीन जीव जगत के लिए व्यवस्थाएं की हैं। यदि उसको हम लोग समझ पाए, उसमें रत्ती भर भी हम लोग बस छेड़छाड़ ना करें, इतना ही एहसान कर दें, तो भी हम पाएंगे कि बहुत बेहतरीन तरीके से सब चल रहा है। और वही भावना हम लोगों को थोड़ा रखना चाहिए। इनके साथ एक सम्मान के साथ पेश आएँ। जल का दुरुपयोग ना करें, अपव्यय ना करें, ना ही हम लोग अपने किसी भोजन का अपव्यय करें। किसी भी दिशा में वेस्टेज को हमें रोकना चाहिए और एक सम्मान के साथ जैसे प्रसाद ग्रहण करते हैं इसी तरह से हम लेंगे तो मैं समझता हूँ एक बेहतरीन पर्यावरण दिवस हम लोगों का रोजाना मनेगा और वही भारतवर्ष की ओर हमें लेकर जाएगा और वही सबके लिए कल्याणकारी होगा। जय हिंद, जय भारत।